इस वक्त की बड़ी खबर, आचार संहिता लगने के बाद में काफी लंबे समय से इंतजार था, उम्मीदवारों के लिस्ट आने का इंतजार था, उम्मीदवारों के चयन प्रक्रिया, उनका नाम जानने के लिए सभी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। और यहां पर बीजेपी की तरफ से ये पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। 41 उम्मीदवारों की ये पहली लिस्ट है जो बीजेपी की तरफ से यहां जारी की गई है। तो मंडावा से नरेंद्र कुमार, फतेहपुर से श्रवण चौधरी का नाम इस लिस्ट में है और लक्ष्मणगढ़ से सुभाष महरिया भी, जिन्हें इस लिस्ट में इनका नाम शामिल है। तो बीजेपी ने अपने 41 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। लंबे समय से उम्मीदवारों के नामों को लेकर सब कयास लगा रहे थे कि किन किन को यहां लिस्ट में जगह मिलेगी, और यहां बीजेपी की तरफ से पहली लिस्ट जारी की गई है और इस लिस्ट में 41 उम्मीदवारों के नाम है। तो मंडावा से नरेंद्र कुमार को और फतेहपुर से श्रवण चौधरी को इस लिस्ट में जगह मिली है और साथ ही साथ लक्ष्मणगढ़ से सुभाष महरिया का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। तो जैसे जैसे नाम आते जाएंगे हम आपके साथ में साझा करते जाएंगे। फिलहाल 41 उम्मीदवारों की ये जो पहली लिस्ट है ये बीजेपी की तरफ से जारी की गई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हम हमारे संवाददाता पिंटू सिंह के साथ में, जो हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। जी पिंटू सिंह, लंबे समय से इंतजार चल रहा था कि किसी भी पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट नहीं जारी की गई है और आज आचार संहिता लगने के बाद तुरंत बाद यहां बीजेपी की तरफ से ये पहली लिस्ट आई है। 41 उम्मीदवार हैं इस लिस्ट में। किन किन को जगह मिली है पिंटू सिंह इस लिस्ट में? देखिए राखी, हमने पहले इस बात के स्पष्ट कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों को संकेत दिए थे कि आचार संहिता के बाद बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होगी और 41 नामों की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। मैं कैमरामैन के माध्यम से ये लिस्ट दिखाने की कोशिश करूंगा कि कौन से वो नाम है। 41 उम्मीदवारों को यहाँ पर चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा और खास बात जिन चीजों का जिक्र किया जा रहा था कि कौन से सांसद चुनाव लड़ेंगे, इसमें एक सांसद जो नरेंद्र सिंह है, माफ कीजिएगा, जो झुंझुनू सांसद है, उनको मंडावा से टिकट दिया गया है। और लक्ष्मणगढ़ से सुभाष महरिया जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे, राजेंद्र राठौड़ के बेहद करीबी है, इनको लक्ष्मणगढ़ से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के सामने उम्मीदवार बनाया गया है। भादरा से संजीव बेनीवाल को टिकट दिया गया है जो पहले भी उम्मीदवार थे। और उदयपुर वाटी से शुभकरण चौधरी को पार्टी ने फिर विश्वास जताया है, पिछली बार भी वो पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं। फतेहपुर से श्रवण चौधरी जो हाल ही में आपको पता होगा कि 5 दिन पहले बीजेपी ज्वाइन करे थे देवी सिंह भाटी के साथ, उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी, उनको यहां पर उम्मीदवार बनाए गए हैं। सीएलसी इंस्टीट्यूट के ये डायरेक्टर हैं। कोटपुतली से हंसराज पटेल गुजर को यहां पर उम्मीदवार बनाया गया, गुजर पे दाव खेला गया है। और दूदू से प्रेमचंद बेरवा पे एक बार फिर पार्टी ने विश्वास जताया है, 2013 में वो विधायक रहे थे। और जोटवाड़ा से राज्यवर्धन राठौड़, सबसे बड़ा चौंकाने वाला नाम, जो बार बार कहा जा रहा था कि कौन से सांसदों को चुनाव लड़ाया जाएगा। अभी इस लिस्ट में 2 सांसदों के नाम आ चुके हैं, उसमें राज्यवर्धन राठौड़ जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वहां से इनको झोटवाड़ा से उम्मीदवार बनाया गया। और राजपाल सिंह शेखावत वसुंधरा राज्य के करीबी थे, उनका टिकट इस बार काट दिया गया है। और विद्याधर नगर से ये बहुत बड़ी कहीं ना कहीं बीजेपी की रणनीति सामने आई है, दिया कुमारी को भी यहां पर विधानसभा प्रत्याशी बनाया गया। और विद्याधर नगर से लगातार भैरव सिंह शेखावत के जो परिवार से टिकट दिया जा रहा था और नरपत सिंह राजवी का यहां पर टिकट काटा गया और दिया कुमारी को विद्याधर नगर से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं बस्सी से चंद्रमोहन मीणा, जिनका विरोध किया जा रहा था, ये ब्यूरोक्रेट से आईएएस रहे हैं और इनको पार्टी ने बीजेपी ज्वाइन करवाया था। हालांकि कई जगह इनका विरोध हुआ था, बावजूद इसके पार्टी ने इस बार ब्यूरोक्रेट्स के सामने एक ब्यूरोक्रेट को चुनावी मैदान में उतारा है। बानसूर से देवी सिंह शेखावत पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे और सेकंड पोजीशन पे रहे थे। ऐसे में बीजेपी ने इन पर विश्वास जताया है और पार्टी में थोड़े दिन पहले ही, साल भर पहले शामिल हुए थे और इनको बानसूर से उम्मीदवार बनाया गया है। अलवर ग्रामीण से जयराम जाटव, इनको रिपीट किया गया है। नगर से जवाहर सिंह बैडम, अनीता गुजर की जगह इन पर दाव खेला गया है। वेड़ से बहादुर सिंह कोहली, हिंडौन से राजकुमारी जाटव, सपोटरा से हंसराज मीणा, बांदीकुई से भागचंद टाकड़ा पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे और इस बार यहां पर भागचंद टाकड़ा पर दाव खेली है बीजेपी। ये भी हाल ही में बीजेपी ज्वाइन करे थे। भागचंद टाकड़ा और श्रवण चौधरी और देवी सिंह भाटी एक साथ बीजेपी लोगों ने ज्वाइन की थी। सवाई माधोपुर से किरोड़ी लाल मीणा, चौथा सांसद का नाम है, राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा, और उनको सवाई
माधोपुर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो 4 नाम सांसदों के हमारे सामने आ चुके हैं। देवली उनियारा से विजय भेसला कर्नल किरोड़ी सिंह भेसला के बेटे हैं और लगातार वो बीजेपी में सक्रिय थे और गुर्जर समाज के बड़े नेता हैं। उनको देवली उनियारा से चुनावी मैदान में उतारा गया और सांचौर से देवजी पटेल सांसद है, उनको चुनावी मैदान में उतारा गया सांचौर से, जो कि सुखराम बिश्नोई के सामने चुनाव लड़ेंगे। और डोंगरपुर से बंसीलाल कटारा, सागवाड़ा से शंकर ढेचा, 84 से सुशील कटारा, बागीदोरा से कृष्ण कटारा, कुशलगढ़ से भीमाबाई डामोर को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है। और मांडल से उदयलाल भडाना पर एक बार फिर पार्टी ने विश्वास जताया। और सहाड़ा से लादूलाल पीतलिया काफी सुर्खियों में रहे थे उपचुनाव के दौरान, जिस प्रकार की ये चुनाव में टिकट चाहते थे लेकिन टिकट नहीं दे पाए थे, काफी समाज सेवा में सक्रिय रहते हैं और इस बार पार्टी ने इन पर दांव खेला है और चुनावी मैदान में उतारा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सांसदों की बात की जा रही है, जो चर्चा की जा रही थी कि पार्टी इस बार राजस्थान में सांसदों पर दांव खेलेगी, तो नरेंद्र चौधरी जो मंडावा से नरेंद्र कीचड़ को वहां से मंडावा से चुनावी मैदान में उतारा गया है। राज्यवर्धन राठौड़ को जोटवाड़ा से, दिया कुमारी को विद्याधर नगर से, किरोड़ीलाल मीणा को सवाई माधोपुर से और बात की जाए देवजी पटेल की सांसद की, उनको सांचौर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। काफी कुछ देखने की बात है। और बात की जाए सुभाष महरिया की, तो सुभाष महरिया को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही थी। लक्ष्मणगढ़ से पहले भी विधायक रहे, केंद्रीय मंत्री रहे और राजेंद्र राठौड़ के बेहद करीबी है और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के सामने उनको इस चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो काफी कुछ समीकरण बदलते हुए नजर आए हैं। पहली बार अगर टिकट कटने की बात की जाए तो राजवी परिवार का टिकट यहां पर कटा है। नरपत सिंह राजवी जो भैरव सिंह शेखावत के दामाद है, उनका टिकट यहां पर काटा गया और अटकलें लगाई जा रही थी कि उनके बेटे अभिमन्यु राजवी को टिकट दिया जाएगा। लेकिन काफी हैरान करने वाली बात, क्योंकि इस प्रकार के कयास नहीं लगा जा रहे थे और दिया कुमारी को डायरेक्ट विद्याधर नगर से टिकट दिया गया है। राज्यवर्धन राठौड़ को जोटवाड़ा से चुनावी मैदान में उतारा गया है। तमाम प्रकार के दावेदार थे और ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात है। जिस प्रकार से लगातार सवाई माधोपुर से बात की जा रही थी किरोड़ीलाल मीणा की, तो किरोड़ीलाल मीणा पर पार्टी ने यहाँ पर बड़ा दाव खेला है। जी बिल्कुल पिंटू, जिस तरीके से ये पहली लिस्ट आई है, लंबे समय से हर कोई लिस्ट का इंतजार कर रहा था, उम्मीदवार सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे थे। तो बीजेपी की तरफ से परिवर्तन यात्रा निकाली गई है, जितना उसकी पार्टी के अंदर जो परिवर्तन देखा है, ये परिवर्तन इस पहली लिस्ट में भी देखने को मिला है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये नाम सामने आएंगे। पिंटू, हमारे साथ हमारे न्यूज हेड जेपी शर्मा जी जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। सर, काफी चौंकाने वाली लिस्ट जो बात की जा रही थी कि सांसदों पर दांव खेला जाएगा, जयपुर में 2 सांसद चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए पिंटू, कुछ दिन पहले जब हम चर्चा कर रहे थे हमारे शो के दौरान, मैंने आपसे कहा था कि नई भारतीय जनता पार्टी को सामने लाने की तैयारी हो रही है। पूरी तरह से नई पार्टी जिसको आप कह सकते हैं, उसका चेहरा गढ़ने की तैयारी हो रही थी। वो चेहरा अब सामने आ चुका है। एक बात स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है, 6 या 7 सांसदों के इसमें नाम दिखाई दे रहे हैं कि 7 सांसद चुनाव लड़ेंगे, चुनाव मैदान में होंगे विधानसभा के चुनाव में, जिसमें से खासतौर पर राज्यसभा से किरोड़ीलाल मीणा भी अब अगर चुनाव मैदान में हैं तो आप समझ सकते हैं कि राज्यसभा की जहां एक सीट की भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ाई है, उसमें एक राज्यसभा सांसद को भी यहां भेज दिया जाना एक बताता है आपको कि कितनी सिग्निफिकेंस है इन चुनावों की भारतीय जनता पार्टी के लिए। आज सुबह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी चुनाव आयोग की और लोगों में कानाफूसी होती है, तरह तरह की चर्चाएँ होती हैं, उसमें एक बात ही निकल कर सामने आ रही थी कि टाइमलाइन बहुत कम मिली है। 23 नवंबर को, यानी बमुश्किल 1 महीना और 17 दिन, 1 महीना और 13 दिन का टाइम आपके पास कुल मिलाकर बचा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के पास तो कैंडिडेट ही नहीं है भैया। कांग्रेस में चलिए 2 है, 2 में से 1 को चुनना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तो 2 भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने क्या किया है? तो उसी चर्चा के दौरान दूसरे व्यक्ति का कहना ये था, जो अब मुझे सही दिखाई दे रहा है, कि ये वेल प्लान्ड और जिसको आप कहते हैं ना कि एक एक चीज़ पर सोच समझकर विचार कर लिया गया है, सब कुछ तैयार कर लिया गया है, बंद कमरे में है, ताला खोलना है, जारी करना है। वैसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट देख करके इसमें एक चीज और भी है। लगातार कहा जा रहा था कि विचार परिवार के लोगों को, संगठन के लोगों को तरजीह दी जाएगी, लेकिन पहली सूची में हम बात करें तो जिताऊ समीकरण को महत्व दिया गया है। सुभाष महरिया का विरोध था, बावजूद इसके टिकट दिया गया, क्योंकि वहां पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के सामने श्रवण चौधरी, जो भी मुश्किल से 10 दिन पहले बीजेपी ज्वाइन करते हैं, उनको टिकट दिया गया है। भागचंद टाकड़ा जो बांदीकुई से भी बीजेपी ज्वाइन करते हैं, उनको टिकट दिया गया है। जीत को प्राथमिकता दी गई है, जिताऊ उम्मीदवार की तलाश पर बीजेपी ने मुहर लगाई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये बात साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को अच्छी तरह समझती है कि लोकसभा चुनाव जो सत्ता का फाइनल है, उससे पहले ये सेमीफाइनल जीतना उनके लिए ज़रूरी है। सेमीफाइनल जीते बिना फाइनल में एंट्री नहीं होगी, तो पहले जान लड़ाओ सेमीफाइनल के लिए, तब फाइनल के लिए रास्ता खुलेगा। अब इसमें 7 सांसदों का वहाँ से उठ करके यहाँ की राजनीति में आना, पहला तो ये बताता है कि ये सीटें महत्वपूर्ण है, एक सीट की लड़ाई रहेगी, ये समझ में आता है पार्टी को। दूसरी बात साथ ही ये भी, इसका दूसरा पहलू जो है वो भी कम दिलचस्प नहीं है कि इसमें कई चेहरे ऐसे हैं जिनको लेकर राजस्थान के
सबसे बड़ी कुर्सी मुख्यमंत्री की कुर्सी है, उसको लेकर चर्चाएं होती रही हैं। जैसे एसटी की जब बात आती है, किरोड़ीलाल मीणा की बात आती है, दिया कुमारी अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में रही हैं, और खासतौर पर नरेंद्र मोदी की सभा में जब संचालन का जिम्मा उनको दिया गया तो इस बात को बहुत बल मिला कि दिया कुमारी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फेसेस। और उसके बाद अब उनको जयपुर से टिकट दे दिया जाना और उनको विधायक, ये इशारा कर दिया जाना कि वो विधायक हैं। अब इसमें देखने वाली बात यह है, ये पहली सूची है, इस सूची के बाद और भी सूचियाँ आएंगी, तो क्या उन सूचियों में वो दूसरे नाम जो हवा में तैर रहे हैं बहुत लंबे समय से, क्या वो नाम भी सामने आते हैं? अगर वो नाम भी सामने आते हैं तो ये जो भारतीय जनता पार्टी को लेकर अभी पिछले 6 महीने से चल रहा है कि कौन चेहरा होगा, कौन चेहरा होगा, कौन चेहरा होगा, वो बात और ज़्यादा जोर पकड़े। अब बात वो जब गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे लोगों को टिकट मिलता है या और अर्जुन मेघवाल को टिकट मिलता है, तो इस सब चीज़ों को मिल गया। इसमें एक नाम ऐसा भी है बबलू चौधरी झुंझुनू से, कई प्रकार के अपराध के आरोप भी हैं, एचएस की भी है, लेकिन ये पिछली बार 2nd पोजीशन पे वहाँ पे रहे थे। तो कुल मिलाकर जीताऊ पर ही दावा यहाँ पर खेला गया है। और एक और इस लिस्ट में नाम की बात की जाए, भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी का टिकट काटा गया। वो सीट पर अपना वजूद मानते थे, उस सीट को कहीं ना कहीं ये मानकर चल रहे थे कि हमारी परमानेंट सीट है, उनका टिकट काटा गया। इसको आप कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से आपने जो शुरू में कहा था कि जीताऊ होना पहली शर्त है, चाहे वो दिया कुमारी को विद्याधर नगर से टिकट दिया जाना हो, चाहे वो बबलू चौधरी की आपने बात की, चाहे शुभकर्ण चौधरी की आप बात कर लीजिए। 4 दिन पहले बहुत सोशल मीडिया पर चर्चा में रहे थे, उनकी डिग्री को लेकर, उनके एजुकेशन को लेकर के, उनका भी नाम इसमें शामिल है। तो आप ये कह सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए, और भारतीय जनता पार्टी एलानिया तौर पर यह कहती है, जो घुमा फिरा कर जो बातें कही जाती है उसको साफ कहती है कि ये शर्तें हैं, ये शर्तें हैं, ये योग्यता है, ये एलिजिबिलिटी है, लेकिन अंतिम जो शर्त है और बॉटम लाइन है वो ये है कि कैंडिडेट जीतने वाला होना चाहिए। तो ये निश्चित तौर पर ये निकल कर सामने आ रहा है कि जिस प्रकार से टिकट काटे गए, हालांकि राजवी को मैं मानता हूं कि अभिमन्यु सिंह राजवी के दूसरी जगह भी नाम चल रहे हो सकता है, उनको जो पहले वो चित्तौड़गढ़ से राजनीति करते रहे तो चित्तौड़गढ़ भेजा जा सकता है, या दातारामगढ़ से भी उनके नाम की चर्चा है। बीच में 2 बड़े प्रोग्राम वहां पर हुए भैरव सिंह शेखावत की जन्म शताब्दी को लेकर। यहाँ पर एक और शेखावटी की बात की जाए तो शेखावटी में नरेंद्र जो खींचड़ है उन पर मंडावा से दाव खेला गया। 2013 में वो विधायक रहे, उसके बाद सांसद बने। तो क्या शेखावटी की राजनीति में सुभाष महरिया, नरेंद्र खींचड़ जाटों को कहीं ना कहीं प्रभावित करने की कोशिश की गई? निश्चित तौर पर किसान आंदोलन के बाद में भारतीय जनता पार्टी को इस बात का अच्छी तरह से एहसास होगा ही होगा। अगर आम जन में ये चर्चा है तो पार्टी के जो रणनीतिकार हैं उनके पास ये बात क्यों नहीं होगी कि ये एक बड़ा वर्ग है और निर्णायक वर्ग है राजस्थान में, और इसको साधना बेहद ज़रूरी है। उपराष्ट्रपति के जो दौरे हो रहे थे पिछले दिनों में, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री ने सवाल भी उठाया कि उपराष्ट्रपति का इस तरह से आना, बार बार फ्रिक्वेंटली आना जाना कहीं ना कहीं दिखाता है कि मंशा कुछ और है, और उसका जवाब दिया उपराष्ट्रपति ने कि नहीं मैं तो आऊँगा, रोज़ आऊँगा, किसी को क्या शिकायत हो सकती है। तो ये समझा जा सकता है कि किसान वर्ग को लेकर, जो कि वास्तव में एक निर्णायक वर्ग की तरह काम करता है, निर्णायक वर्ग की तरह भूमिका निभाता है चुनाव में अपनी, उसको पार्टी ने कहीं ना कहीं साधने की पूरी कोशिश की ही है। लक्ष्मणगढ़ का दिलचस्प है, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा राहत महसूस कर रहे होंगे या उनके जो पेशानी पर सलवटें बढ़ गई होंगी। एक नाम का जिक्र करना हम भूल गए, बाबा बालकनाथ। बाबा बालकनाथ को भी तिजारा से टिकट दिया गया है। बाबा बालकनाथ की छवि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की तरफ बुलाने की कोशिश की जाती है, एक फायर ब्रांड हिंदू नेता के तौर पर, और तिजारा से उनको मैदान में उतारा है। कई लोग मानते हैं कि राजस्थान में भी इस बार बाबा कोई सीएम हो सकता है, या ये इस चर्चा को बल मिलेगा? देखिए पिंटू, जो मैंने कहा कि ये सारे वही नाम हैं जिनको लेकर किसी ना किसी तरीके से मान लिया गया कि ये फेस हो सकता है, ये फेस हो सकता है, ये फेस हो सकता है। लेकिन बाबा बालकनाथ को जितना मैं समझता हूँ, योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने थे उससे पहले भी उनका ऑरा बहुत बड़ा था। उनके एक फायर ब्रांड नेता की उनकी एक अलग इमेज थी। योगी आदित्यनाथ में और बाबा बालकनाथ में अगर आप समानताएं ढूंढने जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेंगी, निराशा होगी। एक ही बात है कि वो भी बाबा हैं, ये भी बाबा हैं। तो 6 सांसद चुनावी मैदान में हैं और 41 प्रत्याशियों की सूची जारी हुई है। हालांकि जो राजस्थान के जो कोर ग्रुप के लीडर्स हैं, जो बड़े नेता हैं, चाहे वसुंधरा राजे हो, राजेंद्र राठौड़ हो, सतीश पूनिया, इनके नाम नहीं है। मान के चला जा रहा था कि एक ग्रेड जो सीटें उन पर घोषणा हो सकती है, लेकिन दिल्ली चुनाव लड़ रहा है और दिल्ली के लोग ही चुनावी मैदान में आए हैं। बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे नाम इसमें ऐसे होंगे जिनको लेकर लोगों को लगता होगा, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया शुभकर्ण चौधरी। ये माना जाता है कोई अगर विवाद में आ जाए और बिल्कुल अंतिम वक्त में विवाद पे आ जाए, अन मौके पे विवाद में आ जाए, तो उसका टिकट कटना तय माना जाता है। यहाँ सामने देख रहे हैं हम, शुभकर्ण चौधरी 7 दिन पहले विवाद में आए या यूं कहिए एक चर्चा में आए गलत कारणों से, और उनका टिकट सामने दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये पहले नापतोल कर ली गई है कि कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है, कैसे जीतने वाले हैं, और उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी, उसके क्या रिएक्शंस आएंगे, उनका हम क्या जवाब देंगे। यहाँ तक तैयारी कर ली हो गई और ये सामने दिखाई दे रहा है।
इस पहली लिस्ट में ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि बीजेपी का जो मिशन है वो है राजस्थान में कमल खिलाना, और बीजेपी इस किसी भी भ्रम में नहीं रहना चाहती कि राजस्थान में बीजेपी का बहुत ज्यादा माहौल है या बीजेपी की लहर है। जिस तरीके से यहां पर कैंडिडेट उतारे गए, आज से 6 महीने पहले जो स्थिति थी राजस्थान में, जो आकलन लगाए जा रहे थे कि राजस्थान में विचार परिवार के कार्यकर्ताओं को, संगठन के ऐसे लोगों को महत्व दिया जाएगा, पहली लिस्ट में ऐसे कोई नाम देखने को नहीं मिले हैं जो संगठन से जुड़ा व्यक्ति हो, संगठन में लगातार काम कर रहा हो, जिसने चुनाव नहीं लड़ा हो। इसमें साफ तौर पर वही नाम देखने को मिले जो पिछली बार बागी होकर चुनाव लड़े या दूसरी पार्टी या विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे और वो सेकंड पोजीशन पे रहे। चाहे बात की जाए नवलगढ़ से जो विक्रम जाखल है, वो दूसरी रैंक रही थी उनकी, वो दूसरे नंबर पे रहे थे, उन पर दाव खेला गया। बबलू चौधरी पर दाव यहां पर खेला गया। तो साफ तौर पर क्योंकि यहां पर बीजेपी अपनी टक्कर मान के चल रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा माहौल बीजेपी के पक्ष में नहीं है, ऐसा उनको लगता है कि ऐसी लहर जैसी स्थिति नहीं है, इसीलिए बीजेपी अपने मजबूत चेहरों पर यहां पर दाव खेल रही है और यही यहां पर देखने को मिला। और बात कही जाए कि वसुंधरा खेमे के कितने लोग यहां पर इस चुनावी रण में देखने को मिले हैं, तो बहुत ज्यादा नाम यहां पर वसुंधरा राज्य के ऐसे कोई नाम देखने को नहीं मिले। नहीं आते, कई दिलचस्प चीजें हैं। ये चंद्र प्रकाश मीणा बस्ती से जिनको दिया गया टिकट, मेरे ख्याल में भी ये पार्टी में हाथों हाथ इनको टिकट मिल गया है। तो आप याद करिए, एक दिन हमारे शो में मैंने आपको कहा था कि विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर टिकट बदले जाएंगे, नए लोगों को मौका दिया जाएगा। इससे ज़्यादा संभावना इस बात की लगती है कि 2014 में और 2019 में कमोबेश वही चेहरे लोकसभा चुनाव में गए हैं। उन्हीं में से कुछ मंत्री बने पहली बार में, उन्हीं में से कुछ मंत्री बने दूसरी बार में पहले वालों को कुछ को ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन टीम बाय एंड लार्ज बिल्कुल एक जैसी टीम है। तो लोकसभा चुनाव के 25 जो लोगों की टीम है वो एक जैसी ज़्यादा है, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होने की संभावना ज़्यादा है। इसलिए संभव है, बहुत संभव है कि वहाँ चेहरों को बदलने की पार्टी ने ज़रूरत ज़्यादा समझ रही हो कि वहाँ नए फ्रेश चेहरे लाए जाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी का सीधा चेहरा आगे करके लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा। लोकसभा चुनाव की तैयारी है, लोकसभा चुनाव का प्रीफेस कहीं ना कहीं मुझे दिखा। राजस्थान जीतेंगे तो निश्चित तौर पर 25 सीटें बीजेपी को मिल सकती है और इसी तर्ज पर बीजेपी ने यहाँ पर प्रत्याशियों की घोषणा की है कि राजस्थान जीतना जरूरी है और उसी के बाद ये लोकसभा में उनको सीटें मिलेगी, इसलिए तमाम बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा गया। बहुत हाइपोथेटिकल बात अगर हम करें और उसके आधार पर आप सोच कर देखिए कि ये 3 राज्य, चौथा तेलंगाना, मिजोरम, उनको 1 मिनट के लिए हम छोड़ दें, हिंदी पट्टी के 3 राज्य हैं। ये अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो, और अगर तीनों राज्य कांग्रेस जीत जाती है तो, आप सोच कर देखिए, तीनों राज्य भारतीय जनता पार्टी के जीतने का मतलब है लोकसभा चुनाव में आपका रास्ता साफ है बिल्कुल। राज्यसभा में आपकी सीटों की जो संख्या है वो एकदम से बढ़ती है। और खासतौर पर सबसे बड़ी बात होती है परसेप्शन की। तीनों राज्य जीतने के साथ ही हो जाएगा, नरेंद्र मोदी के पक्ष में हवा है, देश में वापस वही प्रचंड लहर 2014 वाली है। 2024 आप आसानी से जीत जाएंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर कांग्रेस तीनों राज्य जीत जाती है, हम हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं दोनों ही, अगर कांग्रेस तीनों राज्य जीत जाती है तो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद 2-3 साल तक जो नारा दिया था ना, कांग्रेस मुक्त भारत, उसके जस्ट एक अपोजिट देश में एक परसेप्शन बनेगा कि पहले आपके हाथ से हिमाचल निकला, उसके बाद में आपके हाथ से कर्नाटका निकल गया, अब आपके हाथ से हिंदी पट्टी के 3 महत्वपूर्ण राज्य निकल गए। इसका मतलब कांग्रेस मुक्त नहीं होने वाला है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है भारतीय जनता पार्टी की अगर ये 3 राज्य चले जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सिग्निफिकेंस इन 3 चुनाव की इसलिए बढ़ जाती है, खासतौर पर चूंकि 6 महीने बाद, 4 महीने बाद आपको फिर चुनाव में जाना है, जो निर्णायक चुनाव है। यही कारण है कि जो लोग पिछली बार बीजेपी को नुकसान पहुंचाए थे, बागी होकर चुनाव लड़े थे, उनको यहां पर मौका दिया गया है। चाहे बबलू चौधरी की बात की जाए, विक्रम जाखड़ की बात की जाए, लादूलाल पीतलिया की बात की जाए, बागचंद टाकड़ा की बात की जाए, ऐसे लोगों को यहां पर मौका दिया गया है ताकि राजस्थान में इस मरुधरा में कमल खिलाया जाए। और जो चर्चा थी वो यहां पर अब सटीक बैठती हुई नजर आ रही है और अब इंतजार रहेगा उस दूसरी लिस्ट का कि उसमें कैसे कितने बड़े चेहरों को मौका मिलता है। लेकिन फिलहाल राजस्थान की जो कोर ग्रुप के लीडर्स थे उनको यहां पर अभी तक टिकट नहीं दिया गया है। और जो सांसद हैं, जो जैसे कि ये आम चर्चा है कि राजस्थान में आलाकमान चुनाव लड़ रहा है और आलाकमान ने अपने विश्वसनीय जो चेहरे हैं उन पर यहां पर दाव खेला है। अब इंतजार ये है कि दूसरी सूची में कौन से बड़े चेहरों का नाम आता है। कुछ और भी हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे हमारे साथ। जी सर। पिंटू, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि कांग्रेस में पिछले चुनाव में 2018 के चुनाव में गुर्जर वोटों ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। अभी गुर्जर मतदाता की मनोस्थिति क्या है सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देवली उनियारा से विजय बैंसला को टिकट जो दिया गया है उसकी क्या सिग्निफिकेंस लगती है आपको? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। विजय बैंसला को यहाँ पर गुर्जरों में एक मैसेज देने की कोशिश की गई है और गुर्जरों के भरोसे बीजेपी बहुत ज्यादा है। पिछली बार पूर्वी राजस्थान में बड़ा नुकसान बीजेपी को हुआ था। 1 सीट मुश्किल से बीजेपी को मिली थी, दौसा में कोई सीट नहीं मिली, सवाई माधोपुर में कोई सीट नहीं मिली, करौली में कोई सीट नहीं मिली। वहां पर वर्चस्व है, बैंसला परिवार का वर्चस्व है, विजय बैंसला का एक नाम है, किरोड़ी बैंसला का बड़ा नाम है।
इसके साथ साथ इसमें और भी ऐसे चेहरे हैं, जैसे कोटपुतली की बात की जाए, कोटपुतली इस बार गुर्जर को प्रत्याशी बनाया गया है। पिछली बार गोयल को ये टिकट दिया गया था और इस बार टिकट दिया गया है गुर्जर को। तो कहीं ना कहीं गुर्जरों को साधने की कोशिश की गई है जयपुर ग्रामीण में, ताकि गुर्जरों का झुकाव बीजेपी की तरफ रहे। और दूसरी बात, देवली उनियारा से भी को टिकट दिया गया है। मांडल में सहाड़ा से भी गुर्जर को प्रत्याशी बनाया गया है, मांडल से शायद गुर्जर को प्रत्याशी बनाया गया है, उदयलाल भडाना को। तो इसमें गुर्जरों को अच्छी तरजीह दी गई है और गुर्जरों का झुकाव इस बार बीजेपी की तरफ देखने को मिल रहा है कि सचिन पायलट की नाराजगी का, और सचिन पायलट के साथ जो, क्योंकि गुर्जर सचिन पायलट को एक सेम फेस के तौर पर देखते थे और जिस प्रकार की सियासी घटनाक्रम राजस्थान में घटे उसको देखते हुए बीजेपी चाहती है कि गुर्जरों का जो वोट है, गुर्जर कहीं ना कहीं एक भावुक कौम होती है और उसका फायदा बीजेपी को मिले, लेकिन उसके लेने के बदले देना भी होता है। प्रतिनिधित्व की मांग की गई थी। मुझे याद है जब गुर्जर प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन था, उसमें सीपी जोशी शिरकत कर रहे थे, उनसे डिमांड की थी कि हमको उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। और यही कारण है कि कोटपुतली में एक समय में गुर्जर वहां से विधायक रहा करते थे, लेकिन पिछले कई बार से लगातार वहां पर बीजेपी हार रही थी और पिछली बार भी गोयल पर दाव खेला था, वहां पर भी गुर्जर को प्रत्याशी बनाया गया। तो गुर्जरों पर यहाँ पर पार्टी ने फोकस किया है और टिकट वितरण में भी ये देखने को मिला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये बहुत महत्वपूर्ण एक नज़रिया है देखने का। इसके अलावा जो मुझे समझ में आता है, जिसको मैं यूँ कहूँगा कि मेरी इस को लेकर ओवरऑल जिसको आप टिप्पणी कहेंगे ना, वो ये है कि ये केवल 41 लोगों की लिस्ट नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की तैयारी को दिखाता है कि वो किस कदर उन्होंने होमवर्क किया हुआ है। और ये जो 41 सीटों पर आपको तैयारी दिख रही है, मुझे लगता है कि 200 सीटों पर इसी तरह का काम वो कर चुके होंगे। क्या इसके प्रोस कॉन्स होंगे, क्या इसके रिपरकशंस होंगे, उन सब के ऊपर मुझे लगता है कि होमवर्क हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का। जोड़ देखने को मिल रही है, इसमें मारवाड़ के कोई नाम नहीं है सूची के। ये जयपुर आसपास के, जयपुर, डुंडाड़ और पूरी राजस्थान की सूची है। मारवाड़ के इसमें नाम नहीं है, जोधपुर, जैसलमेर की लिस्ट नहीं आई है। तो इंतजार रहेगा कि मारवाड़ में किस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिल सकता है। एक नाम जरूर इसमें आया है, देवजी पटेल का। अब गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, ऐसे चेहरों के बाद में ये तय होगा कि कौन से चेहरे चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लेकिन पहली लिस्ट में वसुंधरा राजे का नाम नहीं आना अमूमन देखने को मिलता है कि जब भी पहले सूची आती थी तो वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़ ऐसे चेहरों के नाम आते थे। वसुंधरा राजे का इस लिस्ट में नाम नहीं आया। क्या मध्य प्रदेश की तरह इंतजार करना पड़ेगा आगे? बिल्कुल हो सकता है। मैंने आपको कहा ना कि नई भाजपा की तामीर हो रही है। ये अगर उस नई भाजपा की तामीर है तो वसुंधरा राजे को हो सकता है कि आखिरी वक्त तक इंतजार करना पड़ेगा उनका नाम आता है कि नहीं आता है। साथ ही दूसरी बात आपने मारवाड़ की कही, तो मैं इसमें ये जोड़ना चाहता हूँ पिंटू, कि आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जहाँ या तो खोने के लिए कुछ नहीं है या फिर पाना सुनिश्चित है, उसको तो नुकसान बहुत हुआ था पिछली बार। हाँ, उस पर तो काम करके उससे आगे बढ़ो। अब वो जगह जहाँ फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, तो फिर स्वाभाविक रूप से युद्ध हो, चाहे राजनीतिक युद्ध हो, उसमें देखना पड़ता है कि सामने वाले ने अपने जो मोहरे हैं वो किस किस तरह से चलाएं, आपको अपनी चाल उसी तरह से चलनी है। तो ये मुझे लगता है कि ये वो है जहाँ या तो जीत सुनिश्चित दिखाई देती है या फिर ये तय है कि ठीक है एक दांव लगाना है, लगाते हैं। अब जो आगे आएंगी सूचियाँ, उनमें ये भी देखना होगा कि कांग्रेस किधर से चल रही है, हमको किधर से चलना है, ढाई चाल चलनी है, सीधी चाल चलनी है, टेढ़ी चाल चलनी है, वो देखना पड़ेगा।